जय हिंद दोस्तों, मैं वीएस परिहार, आपका जीएस एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा के बारे में डिस्कशन करेंगे। गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। गंगा, कहते हैं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में 25-25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। गंगा की खास बात एक और है कि यह स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा। सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर इसको कहा जाता है, गंगा को। क्यों? क्योंकि गंगा में एक वायरस पाया जाता है और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। तो अगर कहा जाए कि बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु किसमें पाया जाता है, तो वो गंगा में पाया जाता है। ये बैक्टीरियोफेज विषाणु करता क्या है? कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है बैक्टीरियोफेज। इसको कहा जाता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो कहा जाए कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है, तो बैक्टीरियोफेज। इसी में एक लक्षण और पाया जाता है जिसके कारण इसमें स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी का गुण हो जाता है। कहते हैं कि गंगा नदी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की मात्रा जल के नीचे होने के कारण इसको कहा जाता है डिजॉल्व रिवर। तो अगर आपसे कहा जाए, इसी को आपने एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे, डीओ के नाम से जाना जाता है इसको, डिजॉल्व रिवर को। जो नदी के अंदर अगर कोई ऑक्सीजन पाया जाता है तो उसको कहते हैं डिजॉल्व, या इसी को बोल देते हैं डिजॉल्व रिवर, या इसी को कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं डीओ। ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी का एक विशेष गुण है। एक इसमें जीवाणु बैक्टीरियोफेज और डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे प्रदूषण इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो बैक्टीरियोफेज कम हो जाएगा। जब बैक्टीरियोफेज कम हो जाएगा तो इसमें जितने भी जो जीव जंतु वगैरह पाए जाते हैं, जैसे डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन, या इसी को स्विस कहा जाता है, ये ऐसे प्राणी नष्ट होने लगेंगे। इसी की सफाई के लिए आपने देखा होगा कि 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है द गंगा, जेएल नेहरू द्वारा लिखित है। उसमें इन्होंने कहा था, गंगा का वहां पर डिस्कशन किया था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी जो एसेज है, मेरी जो राख है, उसकी एक मुट्ठी गंगा में बहा दी जाए। यहां तक कि यहां देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जब ये प्रधानमंत्री के सांसद के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने कहा था, ना तो मैं यहां खुद आया हूं, ना मुझे यहां बुलाया गया है, मुझे तो गंगा मां ने बुलाया है। तो मां का दर्जा प्राप्त है गंगा नदी को। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, गंगा नदी को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। कब से? तो 2008 से। गंगा नदी में क्या है कि यहीं पर एक पर्यावरणविद है जो 112 दिन तक जिन्होंने अनशन किया था, उनका नाम है जीडी अग्रवाल। ये करेंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जीडी अग्रवाल। या इन्हीं को एक नाम और था
स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, इन्हीं का उपनाम है या उर्फ इन्हीं को कहा जाता है। 112 दिन तक इन्होंने गंगा की सफाई के लिए अभियान किया था। अनशन पर बैठे थे जीडी अग्रवाल, ये उन्हीं को कहते हैं स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद। ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। 112 दिन तक अनशन किया था। ये आपका जो बेसिक चीजें हैं गंगा की, आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से है, कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी पर हैं, उनको अच्छे से देखना है। आपको थोड़ा धैर्य रखना है क्योंकि भारत की राष्ट्रीय नदी है। जितना इसको डीपली पढ़ोगे उतना मजा आएगा गंगा नदी को पढ़ने में। ध्यान से देखना थोड़ा। गंगा नदी एक यहीं पर एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से है, तो वह है सतोपंथ ग्लेशियर से। यहीं पर एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी निकलती है और उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों ही नदियां जहां मिलती हैं उसको कहते हैं देवप्रयाग। गढ़वाल हिमालय का है भाग देवप्रयाग। यहां पर दोनों नदी मिलती हैं। जहां पर दोनों नदी मिलती हैं उसका नाम हो जाता है यहां से गंगा। एक शब्द आपने पढ़ा है प्रयाग। ये प्रयाग क्या है? कहते हैं कि जहां पर दो नदियां मिलती हैं उन नदियों के मिलने के संगम को प्रयाग कहा जाता है। ऐसे भारत में कितने प्रयाग हैं? तो 5 प्रयाग हैं। अच्छे से आपको तैयार रखना है, ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। एक है देवप्रयाग। तो अभी आपने सीखा कि एक देवप्रयाग है जहां पर दो नदियां मिलती हैं। वो कौन कौन सी नदी है? तो एक है अलकनंदा, अलकनंदा, और एक नदी है आपकी भागीरथी। भागीरथी। यहीं पर एक नदी और है यहां से, धौली गंगा। धौली गंगा। और ये धौली गंगा यहां पर अलकनंदा में मिल जाती है। और जहां अलकनंदा में मिलती है उस स्थान को कहते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि जो विष्णु प्रयाग है ये किन दो नदियों का संगम है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। विष्णु प्रयाग एक नदी आपकी है अलकनंदा और एक नदी आपकी है धौली गंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णु प्रयाग में निम्न में से किन दो नदियों का संगम है, तो एक आपका अलकनंदा और एक आपका धौली गंगा। यहीं से एक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी। ध्यान देना, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी इस तरह से यहां पर आती है और यहीं पर एक जगह है नंद प्रयाग, और ये नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो नंद प्रयाग है ये किन नदियों का संगम है? तो एक तो हो गई आपकी अलकनंदा
और एक नदी है आपकी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। यहीं पर इससे पहले आपने ग्लेशियर पढ़े हैं, जिसका छूट गया हो ग्लेशियर तो वो आई बटन पर जाकर एक बार ग्लेशियर टॉपिक देख सकता है। उसी में आपने उत्तराखंड आपने पढ़ा था, और उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पढ़ा था पिंडारी। पिंडारी ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है पिंडारी, और जहां पर ये अलकनंदा से मिलती है वहां पर वो स्थान कहलाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। क्वेश्चन बनता है कि कर्णप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो एक तो हो गई आपकी अलकनंदा और एक आपकी हो गई पिंडारी। दो नदियों का संगम है, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। एक यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, थोड़ा ध्यान देना, आपने अभी तक ये पढ़ा है आपने नंदाकिनी, अब आप पढ़ रहे हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी यहां से निकलती है और यहां पर जाके अलकनंदा से मिल जाती है। जहां पर ये अलकनंदा से मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग कितनी नदियों का संगम है, तो दो। एक आपकी अलकनंदा और एक आपकी नदी है मंदाकिनी। दो नदियों का संगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके 5 प्रयाग। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा, देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उनके संगम को बोल देते हैं गंगा, जहां पर मिलते हैं। अब आपको अच्छे से तैयार रखना है कि देवप्रयाग किन दो नदियों का है, तो अलकनंदा और भागीरथी। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदियों का मिश्रण। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। अच्छे से आपको तैयार रखना है। अब आपको कहां कहां गंगा नदी जाती है, भारत में कहां कहां प्रवेश करती है, अब उसको अच्छे से देखना है। अब गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ी देवप्रयाग में, यहां पर, उसके बाद जगह है यहां पर हरिद्वार। हरिद्वार। अब जब गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है तो कहते हैं, क्वेश्चन इसका बनता है कि वह स्थान जहां पर गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आपका हरिद्वार। हरिद्वार के जैसे ही आगे बढ़ती है गंगा नदी तो यहां पर एक स्थान है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में क्या है कि यहां पर यूपी में प्रवेश कर जाती है, उत्तराखंड से यूपी में। आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी पूछ लेता है कि कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आपका उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, एक आपका हो गया झारखंड, एक आपका बिहार और एक पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये 5। झारखंड में बिल्कुल बॉर्डर पे जाती है साहेबगंज, एक जगह है, लिख देता हूं मैं यहां, साहेबगंज बिल्कुल बॉर्डर पे है वहां से। तो ये 5 राज्य हैं, आपको अच्छे से तैयार रखना है, जहां पर गंगा नदी निकलती है, जहां से प्रवेश करती है। तो वही गढ़मुक्तेश्वर वो उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां पर गंगा नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन यहां बनता है। जितने भी इसमें जो हम लिखेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से आपको देखना है। ऐसा आप ना कर देना कि इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट आप छांटने लगो कि अलग से अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट बना दो। जितना लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखना है। गढ़मुक्तेश्वर तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
इसके आगे जैसे नदी बढ़ती है गढ़मुक्तेश्वर से, तो आगे जगह पड़ता है कन्नौज, यहां लिख देता हूं मैं कन्नौज। कन्नौज में क्या है कि यहीं पर नदी है एक राम गंगा, ऐसे राम गंगा, ये कन्नौज में यहां पर मिलती है, यहां पर यह है कन्नौज, नाम है राम गंगा। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक गाना सुना होगा आपने कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। मैली मतलब नैनी, नैनीताल से निकलती है ये राम गंगा, उत्तराखंड। यहीं पर एक और शहर पड़ता है और उस शहर का नाम है बिजनौर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिजनौर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो नदी है रामगंगा, और यहां पर कन्नौज में आके मिल जाती है। कन्नौज से थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो यहां पर पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज, इसी का पहला नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज में क्या है कि यहां पर एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और इस तरह प्रयागराज में मिल जाती है। तो पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि गंगा की वह सहायक नदी जो गंगा नदी के समानांतर चलती है, वह कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी यमुना। यमुना की बात आती है तो यमुना में यहां पर 3 जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये है चंबल, और एक यहां पर इस तरह से बेतवा, और एक इस तरह से केन। ये 3 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो यमुना की सहायक नदियां हैं, और यमुना गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना में मिलती है इटावा में। बेतवा नदी पूछा जाए यमुना में कहां मिलती है, तो हमीरपुर में मिलती है, और केन नदी मिलती है बांदा में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच में पूछे जाते हैं कि चंबल नदी यमुना में कहां, इटावा, बेतवा, हमीरपुर, केन, बांदा। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर वहीं से, इंदौर से। इंदौर में भी एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है जना पांव पहाड़ी, यहां से निकलती है चंबल नदी। आप ऐसे समझे कि चंबल मतलब हो गया चप्पल, थोड़ा अपने हिसाब से तैयार करने के लिए। चंबल मतलब चप्पल, और चप्पल आप कहां पहनते हैं, गांव की भाषा में बोलेंगे तो पांव। कहां पर? पैर, पैर को गांव की भाषा में बोलते हैं पांव। तो याद आएगा चंबल, चंबल मतलब चप्पल, और चप्पल पहनते कहां है, पैर में, पैर मतलब पांव। तो पांव से याद आ जाएगा जना पांव। जना पांव पहाड़ी कहां है, इंदौर, मध्य प्रदेश। बेतवा नदी है, ये निकलती है विंध्य पर्वत से, विंध्यांचल से, या विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत में भी कहां पर, तो आपने देखा होगा गांव मोहल्ले में आजकल हर कोई राय देने लगता है कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो आपको बेतुक की राय नहीं लेना है। तो बेतवा से बना बेतुक, बेतुक की राय, राय मतलब रायसेन, ये रायसेन से निकलती है। और केन नदी एक पहाड़ी है कैमूर, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन, और बांदा में मिल जाती है। तो ये गंगा में मिलती है प्रयागराज में, जहां पर संगम। उसके बाद प्रयागराज के जैसे ही आगे बढ़े तो यहां पड़ा गाजीपुर। गाजीपुर, और गाजीपुर में एक नदी है पीलीभीत से जो निकलती है नदी, पीलीभीत, वो नदी गोमती नदी। तो क्वेश्चन बनता है कि गोमती नदी गंगा में कहां मिलती है, तो वो मिलती है गाजीपुर में, और यहीं पर एक झील है उसी के निकट से, फुलहर झील, फुलहर झील। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि दलदली क्षेत्र से किसका उद्गम है, तो गोमती। आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यहीं पर क्वेश्चन आपके क्या बने इंपॉर्टेंट, ध्यान से थोड़ा देखना। कहते हैं कि गंगा की
पहली सहायक नदी कौन सी है? तो पहली सहायक नदी है आपकी, जो यहाँ पर गंगा नदी से सबसे पहले मिली है, वो है रामगंगा, सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा के समानांतर कौन सी? तो वो है आपकी यमुना। पूछा जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली गंगा की पहली सहायक नदी, जो मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित, ये सब हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। ये मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली पहली नदी कौन सी है जो गंगा से मिलती है? तो वो है गोमती। और पहली सहायक नदी कौन सी है? तो वो रामगंगा। मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली पहली सहायक नदी तो वो गोमती। अच्छे से आपको तैयार रखना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे गाजीपुर के, तो आपको एक जगह मिलेगी पटना, पटना, और यहीं से एक नदी है, आपने सुना होगा सोन नदी, सोन नदी, अमरकंटक, अमरकंटक आपने सुना होगा, आपने पिछले वीडियो पढ़े हैं। जिसने नहीं पढ़ा हो नदियों के विषय में, तो आई बटन पर जाकर आप एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं। यहीं से एक नदी निकलती है नर्मदा, इस तरह से अलग अलग धाराएं बहती हैं। तो यहां से पटना में मिलती है सोन नदी, गंगा में। पटना के आगे चलते हैं तो यहां पड़ता है सोनपुर, बिहार में है सोनपुर। सोनपुर में क्या है कि यहीं पर एक नदी है जो नेपाल से निकलती है, उसका नाम है गंडक। तो पूछा जाए कि गंडक नदी भारत में किस शहर से गंगा नदी में मिलती है? तो वो शहर है सोनपुर। कहां मिलती है? बिहार में, सोनपुर में। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, पर गेंडा ना पाल, गेंडा ना पाल। गेंडा मतलब गंडक, ना पाल मतलब नेपाल। तो गंडक नदी कहां से निकलती है? नेपाल से। कहां मिलती है? सोनपुर, बिहार। सोनपुर के आगे चलते हैं तो एक जगह पड़ता है कुर्सेला, ये बिहार का ही है, कुर्सेला। कुर्सेला वो क्षेत्र है जहां पर इस तरह से दो नदियां आके मिलती हैं, ऐसे ये। और ये क्षेत्र है आपका बाराबंकी, नाम सुना होगा आपने, बाराबंकी। वो नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक नदी है शारदा और एक नदी है घाघरा। शारदा और घाघरा। घाघरा निकलती है मापचाचुंग से। नाम थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको तैयार करना है। जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो टफ और इजी नहीं देखते, तो आपको नाम आपको ही तैयार करना है। हमको करना था, हमने कर लिया, अब आपके ऊपर है। तो मापचा चुंग, घाघरा नदी। आप ऐसे समझ लो कि घाघरा आपने देखा होगा लेडीज पहनती हैं, कभी कभी जेंट्स भी पहन लेते हैं, वो नौटंकी कहलाती है बुंदेलखंड की भाषा में। तो आपने देखा होगा कि घाघरा आपको तैयार रखना है। घाघरा जो नेपाल से लाए के बहुत तंग कर रहा है, अगर कोई जेंट्स पहन ले तो बार बार नीचे उतरेगा घाघरा। तो घाघरा जो नेपाल से लाए थे बहुत तंग कर रहा है, तो आपको याद आएगा तंग मतलब चुंग। कहां से? नेपाल, तो नहीं नेपाल में पड़ता है। तो घाघरा से याद है, घाघरा जो नेपाल से लाए थे बहुत तंग कर रहा है। तंग तो चुंग, तो मापचा चुंग। शारदा नदी निकलती है मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर, यहां से शारदा नदी निकलती है। और दोनों नदी जब मिलती हैं वो मिलती है बाराबंकी में। और उसके आगे जब ये नदी प्रवाह होती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इसके नाम से, घाघरा नदी के नाम से। और ये मिलती है कुर्सेला में। कुर्सेला के आगे जाते हैं तो यहां पर पड़ता है गोदारी घाट, गोदारी घाट। और गोदारी घाट में एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है महानंदा, महानंदा। कहां से निकलती है? तो वह है दार्जिलिंग पहाड़ी, यहां से निकलती है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि गंगा की पहली सहायक नदी, तो वह आपने पढ़ा है रामगंगा।
गंगा की आखिरी सहायक नदी ये अंतिम है, महानंदा। उसके बाद गंगा नदी ऐसे आगे जाके और दो भागों में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा और यहां पर पश्चिम बंगाल में हुगली, दो भागों में बढ़ जाती है। और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ये गंगा नदी तंत्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं आया हो, अच्छे से आपको इसमें देखना है, पढ़ना है। एक बार हम फिर से इसको बता देते हैं, जो मेन इसके पॉइंट है वो कि गंगा की पहली सहायक नदी तो वो है रामगंगा, गंगा की अंतिम सहायक नदी तो वो है आपकी महानंदा, गंगा की वह सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और गंगा से मिलती है तो वो है आपकी गोमती। गोमती का उद्गम बहुत पूछा जाता है, पीलीभीत का, लखनऊ किस तट पर है, गोमती। और एक खास बात आपने देख रहे होंगे कि गंगा नदी इस समय सबसे साफ दिखाई दे रही है लॉकडाउन की पीरियड में। क्यों? क्योंकि गंगा नदी एक विशेषता है, वो विशेषता है स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। आपने कूड़ा नहीं डाला है, जितना जो कूड़ा है वो तट के किनारे आ गया है। और क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज होता है, उन्होंने अच्छे से अपना काम किया, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिलती रही है, जिसके कारण आज देख रहे होंगे कि 70-80 साल बाद पुनः गंगा वही दिखाई दे रही जो पहले हुआ करती थी। और गंगा को सबसे ज्यादा जो प्रदूषित कहीं पर है तो वो है कानपुर में। सबसे ज्यादा प्रदूषित कानपुर के लोग करते हैं गंगा नदी को। तो आप देखें, माँ है, मोदी सरकार भी उसको माँ कहती है। मोदी सरकार ने गंगा नदी के लिए 2014 में एक बजट लाए थे, वो बजट था 4200 करोड़ रुपए का। सबसे पहले एक साल का बजट था 4200 करोड़ रुपए। 5 साल के लिए लाए थे, वो बजट था 20 अरब 37 करोड़ रुपए का गंगा की सफाई के लिए। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है कि लॉकडाउन की पीरियड में गंगा नदी साफ हो गई है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद नजारे शायद बदल सकते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से तैयार रखना है। आपका होमवर्क यही है कि एक बार अच्छे से इन नदियों को पढ़ना है, रिवीजन करना है, 2-3 बार वीडियो देखना है, सुनना है, फिर जितना रफ है रफली अच्छे से आपको करना है। जो पिछले वीडियो है उससे हम क्वेश्चन देते हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। थैंक्स फॉर